2 साल का सफर हमने जाना है, हमने जिया है। ये सफर कभी पूरा ना होता अगर वो लोग हमारे साथ ना होते। जो लोग इस सफर में सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहे थे, बदलाव कर रहे थे, उन्होंने खुद में बदलाव किया, अपने परिवार में बदलाव किया, समाज में बदलाव किया और बहुत सारे बदलाव किए। तो आइए हम स्वागत करते हैं कोटा संभाग से रण सिंह जी का, जोधपुर संभाग से नरू और अरुणा जी का, अजमेर संभाग से मतिया और निर्मा जी का, जयपुर संभाग से गिगराज जी, बर्फीना जी और सुरेश बालाजी का। देखिए ये हम ही में से कुछ साथी, हम सबका प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहे हैं। इस सफर में एक और हमारे साथी हैं जिनके बिना ये सफर अधूरा है। तो अभी हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर सुजाता ताई। यहाँ पे बैठे हुए हर एक की कहानी इतनी ही रोमहर्षक है। उन्होंने काफ़ी सारा प्रयास किया है अपने अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में, अपने गांव में बहुत अलग सा प्रयास किया है और उसी की बदौलत आज हम यहाँ पे। अगर ये सिर्फ 10 लोगों का काम नहीं, लेकिन हमें समय के इसके लिए समय को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा ये चयन करना पड़ा। थोड़ा ये सोचा कि हर प्रभाग से लोग आए, जिस अलग अलग विषय पे काम चल रहे वो सब लोग यहाँ पे आए, अपनी थोड़ी कहानी बताए। हमको ये मौका मिल रहा है कि हम अपने निजी ज़िंदगी के बारे में, अपने काम के बारे में हम लोगों ने जो प्रयास किया है अपने क्षेत्र में, उसकी एक छोटी खिड़की खोले ताकि लोग झाँक कर उसे देख सकें, ताकि लोग एक अंदाज़ा लगा सके कि आपने क्या किया है, क्या पाया है। तो कालबेलिया समाज में स्मशान का जो मुद्दा आता है वो बहुत गहरा आता है। हम सब सुनते हैं, आपकी हमको बताते भी हैं। तो क्या आप सबको बता सकते हो वो क्या मुद्दा है? कई मूलभूत सुविधाओं से ये समाज वंचित है। उसमें से एक मेन मुद्दा है शमशान भूमि का। ये मुद्दा हमारे समाज में एक तो संवैधानिक जानकारी का नहीं होना, और पहले घुमंतु जातियाँ रहती थी, घूमते थे, तो फिर गांव के दबंग लोगों के द्वारा उनको स्थायी रूप से नहीं बैठने दिया जाता था। फिर उनको रेजिडेंसी प्रूफ के नाम के ऊपर उनको ये दफनाने से मना कर देते थे, क्योंकि इन कास्ट के पास में और वो कोई हर प्रकार के प्रूफ नहीं होते थे। इसकी वजह से उनको इसी दिक्कतें रहती। जैसे ये बताते कि जब जिंदा है तब भी आत्मसम्मान नहीं होता, मरने के बाद भी कई लोगों के नसीब में ये आत्मसम्मान नहीं होता। वैसे मैं ग्रेजुएट बीए कर रखा है और मेरे कालबेलिया समुदाय में गिने चुने ही लोग आपको मिलेंगे जो शायद ही कोई ग्रेजुएट होगा और 8वीं 10वीं मुश्किल से पढ़ा लिखा होगा। तो मैं पढ़ा लिखा होता तो समाज में हर प्रकार की समस्या रहती थी, उनको सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिलता था और ऐसे कई इश्यूज थे। तो फिर उस इश्यूज को लेकर के मेरे पास आते थे। मैं तो पढ़ा लिखा तो था, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान था। मैं पढ़ सकता था, मैं लिख सकता था, लेकिन ऐसी जो समस्या है इसका समाधान मेरे पास नहीं होता था। फिर मैं कोरो इंडिया की जो GLDP प्रोग्राम चलता है उसमें मैं जुड़ा। वहाँ पे मैंने प्रशिक्षण लिया, मैं प्रशिक्षित हुआ। तो फिर मुझे संवैधानिक जानकारियाँ मिली कि अपना हक व अधिकार क्या है। तो फिर मैंने समझा कि हमारे समाज का जो शमशान भूमि का मुद्दा है, ये वास्तव में वो समाज एक दबा हुआ समाज है। उनके पास संवैधानिक जानकारियाँ नहीं है, उनके अपने हक व अधिकारों को जानकारी नहीं है। इनकी वजह से वो लोग किसी का विरोध या सामना नहीं कर पाते हैं। तो जो पहले हमें गलतियाँ हुई, अब विरोध नहीं करते थे लोगों का, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो गलत होगा उसका विरोध करेंगे, उसका सामना करेंगे, हम संघर्ष करेंगे और उस लड़ाई को लड़ेंगे। और मुझे लगता है ये प्रेरणा काफ़ी लोगों की है। अभी इस हॉल में बैठे हुए बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि जो हो गया सो हो गया, गलत हो गया तो हो गया, अब इसके बाद कोई गलत नहीं होगा। रण सिंह, आपसे मैं अगला सवाल करना। आप शिक्षा पे भी बहुत काम करते, बच्चों के साथ में काम करते, तो आपका जो बचपन का निजी अनुभव है वो आपके काम से बहुत ताल्लुक़ रखता है। क्या आप हम सबको बताएंगे, वो शेयर करना चाहेंगे? मेरा नाम रण सिंह गरासिया है और मैं कोटा ज़िले से हूँ और मैं एक आदिवासी समुदाय के साथ हूँ। और मेरा जो बचपन और मेरा आज तक का जीवन गुजरा है वो कई असमानताओं के चलते गुजरा है। तो स्कूल में मेरे को मिड डे मील जो खाना बनता है तो उसमें मेरे को अलग से बिठा करके और दूर से खाना परोसा जाता था। तो इन सारी असमानताओं को देख GLDP परिवार के साथ जुड़ करके मेरा एक जीवन ही बदल गया है। अगर मैं इस परिवार के साथ नहीं जुड़ता तो शायद आज वही असमानताएं, वही चीज़ें मेरे को वहाँ गांव में भटकाती रहती और मैं इसी मानसिकता के साथ अपना जीवन गुजारता। लेकिन आज GLDP के साथ जुड़ करके मेरा एक जीवन ही बदल गया है। काम का अनुभव है वो भी मेरे व्यक्तिगत से जुड़ा है। सबसे पहले मैंने स्कूल में, स्थानीय किशनपुरा स्कूल में मिड डे मील में जो भेदभाव होता है उसको लेकर
काम किया और आज मेरे वहाँ पर स्कूल में बच्चों के साथ भेदभाव नहीं होता है। काफ़ी हद तक प्रयास किया है और इसी जोश के साथ मेरा संकल्प है कि जो मेरा जो कार्य क्षेत्र है, जहाँ पर भी मुझे इस तरह की असमानताएं दिखती है तो मैं वहाँ पर जी जोर से नेतृत्व के रूप में वहाँ पर पहल करके वहाँ पे बदलाव करने का प्रयास करूँगा। ये जो भावना है, जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ अन्याय हुआ या भेदभाव हुआ, वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। ये भावना अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत प्रत्ययकारी है। और अगर हम सब इसी भावना से अगर जीते हैं और दुनिया के सभी लोग इसी भावना से जिएंगे तो शायद दुख रहेगा ही नहीं। बर्फीना को याद करते हैं कि वो 6 महीने के बच्चे को लेके ट्रेनिंग में आती और बहुत बहुत अचरज लगता था कि कैसे मानती है, कैसे ये कर सकती है। तो आप क्यों आती थी बच्चे को लेके, इतना क्या हो रहा था और आपको कुछ विरोध हुआ कि नहीं हुआ? हमारे जैसे अपने एक समूह की मीटिंग हो रही थी तो उसमें वाल्मीकि महिला आई थी, तो मैंने देखा जाके, मैंने यहाँ से ट्रेनिंग लेकर गई थी छुआछूत जेंडर की, तो मैंने देखा कि ये महिला नीचे क्यों बैठी है, इनका भी तो जीने का अधिकार है। जब हमने हमारे अधिकारों पर लड़ना होगा तो हमें अपने कर्तव्य पर भी काम करना होगा। तो मैंने कहा कि ये महिलाएं अलग क्यों बैठी है, हमारे जैसे गोले में बाकी महिलाएं बैठी है तो इसको भी ऐसा ही बैठना चाहिए। तो नहीं नो, हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम तो छू जाएंगे। भाई अगर नमाज पढ़नी है तो आप घर पे नहा लीजिए। तो मैंने उस महिलाओं को वहाँ पास में बिठाया, बड़ी खुश हुई वो। और फिर उसमें पानी की दिक्कत थी उनको, तो हमने एक टंकी पे 5 ठूंठी लग रही थी तो हमने 2 ठूंठियों के लिए अपने पूरा सक्रिय समूह गया उस महिलाओं के साथ, वाल्मीकि महिलाओं के साथ, सरपंच के घर गया। तो हमने कहा इनके लिए भी अलग ठूंठी, ये दिक्कत नहीं हो सके, उनके ऊपर ये प्रभाव नहीं पड़े कि मैं इस समाज से हूँ, तो उनके लिए अलग ठूंठी के लिए चाबी रखवाई गई कि आप ये इंतज़ार नहीं करें कि ये महिला मुझे पानी डालेगी जब मैं भर के लिए जाऊँगी। तो ये तो काफ़ी दिनों से संघर्ष चल रहा है, इतना दिन हमें संविधान हो गए देश को, लेकिन धीरे धीरे बदलाव होगा। हो सके आने वाले समय में एक ही नलकी से पानी भरें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारा सक्रिय समूह इतना अच्छे से काम कर रहा है। तो हमें जैसे अच्छे से ट्रेनिंग दी गई, हमें अच्छे अच्छे काम किए गए, तो हमें सम्मान किए गए। संविधान को लेके हमें यहाँ जब ट्रेनिंग मिली तो हमारा जब कोरों में फेलों का काम ख़त्म हुआ तो हमें यहाँ भी सम्मान किया गया। अच्छे कार्यों के लिए हमें अखबार में न्यूज़ भी छपी मेरी। तो जो परिवार वाले, जो हमारे घर परिवार वाले, गांव वाले जो विरोध करते थे, जब मेरी अखबार में न्यूज़ छपी तो उनको बड़ी खुशी हुई कि अच्छे काम में आके बताया, गलत काम में तो सारी दुनिया छपती है। मेरा परिवार वालों ने जब से मेरा सपोर्ट करना शुरू किया है, गांव में जब भी जो भी कोई योजना, जो कोई लाभार्थी से वंचित है, उनके साथ हमने गाँव में मदद करना शुरू किया है। गाँव में महिलाएँ 3-3 गाँव से 20-20 महिलाएँ आती है तो पंचायत में मुद्दे लेकर जाती है। तो एक बार पंचायत में आई थी महिला 3 गाँव से, और पंचायत के पीछे सरपंच दुबक के चला गया, पीछे छुप गया और सेक्रेटरी साहब अपने बाइक उठा के चल दिया। तो 3 गांव की महिलाओं ने उसको घेरे में लगा लिया और कि आपको नहीं जाने देंगे, ये हमारा हक के अधिकार है। हमारे ग्राम सभा हुई है तो अपने पंचायत में हमारी रसीद दीजिए, जो भी हमारे मुद्दे हैं उनको लिखिए। अगर हम इस GLDP ग्रुप में कौरव संस्था से नहीं जुड़ते तो आज हम भी आम महिलाएं जैसे घर में रहती है इस तरह से ही रहते। तो मुझे बहुत बहुत खुशी हुई, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस प्रोग्राम में जुड़कर मुझे बहुत बदलाव हुआ और हमारे परिवार वालों का पूरा सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद। मेरा नाम निर्मा है और मैं अजमेर से आई हूँ। मेरे परिवार में ससुराल में 4 भाई है। मेरे हस्बैंड वाइफ हम दोनों विकलांग हैं, तो हमें दोनों को परिवार से अलग रखते हैं कि ये कमाते कम है और इनका खर्चा कौन उठाएगा। शुरुआत तो हमारे भेदभाव वहीं से स्टार्ट हो गया था, ये सबसे बड़ा भेदभाव। दूसरा भेदभाव ये है कि जातिगत जो पंच पंचायती है उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया है। जैसे कि 2 परिवार 2 पक्ष थे, एक परिवार को तो 11,000 रुपये का दंड दिया था और दूसरे को 21,000 रुपये का। पर 11,000 वाले को तो उसने समाज में बिठाया था उन पंचों ने, और जो एक परिवार था जिसने 21,000 रुपये का जो जुर्माना दिया है उसको अभी भी समाज से बाहर है। उनसे मैं लड़ी हूँ, क्योंकि अगर वो वहाँ पे समान अधिकार या उनको समानता का वो देते तो फैसला करते या न्याय देते तो हो सकता मैं पुलिस प्रशासन के पास नहीं जाती। पर वहाँ पे असमानता देखते हुए मैं पुलिस प्रशासन के पास गई हूँ और पुलिसों ने भी मुझे इतना दबाव दिया है कि नहीं तू कौन होती है, तू हम लिख रहे उस पर साइन कर। पर मैंने ठान लिया था, रात को 10:30 हो रहे थे उस समय भिनाई थाने में, मैंने ठान लिया कि मैं गलत पे साइन कभी नहीं करूँगी, ना मेरे परिवार वालों को मैं कभी साइन करने दूँगी।
तो उस समय पुलिस वाले ने भी मुझे उनका दबाव पड़ा है कि तू मान जा, तू साइन करने दे, नहीं तो तेरे को मैं बंद कर दूंगा, ये धमकी दी थी। मैंने कहा कि ठीक है। जैसे ही वो पुलिस वाला कुर्सी से उठा, मैं उस कुर्सी पे बैठ गई थी। मैंने बोला ठीक है, आप मुझे बंद करो। अभी आपको कौन सा अधिकार है जो आप एक महिला को रात को 10:30 बजे धमकी दे रहे हो कि मैं तुझे बंद कर दूंगा। तो मैंने कहा कि फिर उन्होंने बोला है कि नहीं ठीक है। पंचों ने भी मेरे से माफ़ी मांगी थी कि आप समाज में आ जा सकते हो, और जो अब तू लिखेगी, उस पेपर को वहीं फाड़ा था जो उन्होंने लिखावट की थी, और फिर मैंने जो पेपर लिखा था उस पे पंचों का राजीनामा था, और उस समय उन्होंने स्वीकार किया था। दूसरी बात यह है कि मैं बाल विवाह पे काम इसलिए करती थी क्योंकि मेरा खुद स्वयं का बाल विवाह हुआ था। मेरी पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, और मैंने ये सोचा था कि मैं पढ़ लिख के कुछ बनूंगी, मेरे पैरों पे खड़ी होंगी। पर शादी होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ मैं चूल्हा चौका ही संभालूंगी। फिर उसके बाद 2016-17 के बाद जब मैं एक संस्था से जुड़ी, सातन महिला संघ, वहाँ पे एक संविधान कार्यशाला हो रही थी, तो उसमें मुझे भी बुलाया था। तो मैं गई थी, तो मुझे सर ने पूछा था कि निर्मा ये संविधान क्या है। उस समय मैं एकदम से रुक गई थी कि ये क्या चीज़ है। जब मैं छोटी थी तो मेरी बहन मुझे पूछती थी भारत कहाँ, तो मैं बोलती थी भारत इतना दूर है, क्योंकि मुझे इन चीज़ों की समझ ही नहीं थी। तो मैं सच में मैंने ये बोला कि सर मुझे नहीं पता। तो फिर मैं संविधान के बारे में जानकारी मिली है, तो अभी मैं खुद अपने हक अधिकारों के लिए मैं लड़ती हूँ। मैं खुद अपने कदमों से, मेरे दम पे मैंने वार्ड पंच बनी हूँ। वार्ड पंच का फॉर्म भरा था, तब भी मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि ससुराल में ये बोलते थे कि जो 90 वार्ड के जो लोग थे उन्होंने बोला कि नहीं, हम यहाँ की बेटी को वार्ड पंच बनाएंगे, बहू को नहीं। तो मैंने ये ठान लिया कि चाहे मैं हारूं चाहे जीतूं, पर मुझे वार्ड पंच बनना है। मेरा फॉर्म मैं वापस नहीं लूंगी। उस समय मैंने डॉक्यूमेंट्स दिया था, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स भी गायब कर लिए थे। उसी दिन जिस दिन फॉर्म भरना था उस दिन मैं बिना पंचायत समिति में गई, नए डॉक्यूमेंट्स बनवाए, और 4:30 बजे मैं वहाँ पहुंची और मेरा फॉर्म लगाया। मैं निर्विरोध जीती। मैं सिर्फ 5 पढ़ी हूँ। मैं कभी अधिकार के बारे में कभी जान ही नहीं पाई। कैसे आज मुझे ऐसा मौका मिला है कि मैं मंच पे खड़े होके बोलती हूँ। जब मैं फेलोशिप के रूप में मैंने कोरो से जुड़ी, और जब मैंने 10 दिन की ट्रेनिंग ली, तब मैंने ये सोचा कि सबसे बड़ी है शिक्षा। हमारी गांव की लड़कियां सिर्फ 8 से 10 ही पढ़ती थी, और उनको घर बिठा लिया जाता, क्योंकि उनको तो कानून, जब तक वो कानून के पास पहुंचती, जब तक तो हम घर बिठा लिया। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शिक्षा पे काम करूं। तब मैं यहाँ से ट्रेनिंग लेके गई अधिकार सखी के रूप में, और आज भी मैं अधिकार सखी के ही रूप में काम कर रही हूँ। प्राइमरी स्कूल थी, वो झोंपड़ी में चल रही थी 5 साल से। वहाँ पे सरपंच भी हैं, मास्टर भी है, कोई ने भी उसकी कोई कार्रवाई नहीं की। 15 अगस्त का टाइम था, उसमें हम गए। हमने उनसे पूछा कि मास्टर जी ये क्या है, झोंपड़ी में क्यों चल रही है स्कूल। बोलते हैं कि यहाँ का सरपंच ही सुनता ही नहीं है, और गाँव वाले भी समझते नहीं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं थी कि कैसे बनवाए इसको। फिर हमने उस टाइम पे 15 अगस्त को पंचायत, मैंने कहा मास्टर जी आज 12 बजन दो, ताकि इनको धूप लगे, महसूस हो। तब उन्होंने बोला कि ठीक है। तब धूप लगी तो उन्हें बोला कि बस यहीं खत्म कर दो। फिर मैं खड़ी होके माइक से बोली कि सरपंच जी नहीं, आज आपको धूप लग रही है, इन बच्चों को भी धूप लगती, और बारिश अगर तुम बताइए कि यहाँ बारिश आ जाएगी तो बच्चे भी तो भीगेंगे, आज आप भी तो भीज के देखिए। तब बोला कि हाँ, इसमें 4 दीवारी होनी चाहिए, इसमें लैट्रिन, बाथरूम और पानी की सुविधा होनी चाहिए। जब उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है ये होगा, तब हमने उनसे कहा कि आप अभी अपना लेटर पैड पर लिख के दीजिए, तब हम मानेंगे। उन्होंने तुरंत हमको लेटर पैड पर लिख के दिया। फिर हमने अपनी अगली शुरुआत दूसरे दिन जो गांव वाले थे उनसे की। आज उसमें 4 कमरे हैं, लैट्रिन, बाथरूम, और वो बिल्डिंग बन चुकी है। और दूसरी कामयाबी है कि जो 10वीं तक थी हमारी स्कूल गांव में, उसमें लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था कि आगे बाहर नहीं भेजते। तो हमारा मकसद है सभी घर घरों में जाके उन महिलाओं को जागरूक करके कि अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, कोई बाहर जाएगी तो लड़की को कोई छेड़ लेगा, कुछ कर लेगा। 5 किलोमीटर हमारे गांव से दूर 12वीं तक स्कूल थी। तो मैंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है बहन, आप भेज के तो देखो। तब वो धीरे धीरे एक लड़की लिखी, 2 लड़की गई। आज वो लड़की अब BA MA कर रही है, एक मतलब पुलिस में लग गई, और एक डॉक्टर ही कर रही है।
मेरे को बहुत खुशी मिलती है कि अगर शिक्षा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। कोई टीचर कम रहता तो मैं हेड मास्टर से जाके मिलती, भाई हमारे स्कूल में टीचर क्यों कम है, तो वो बोलते हैं कि ये पीछे से ही नहीं आ रहे। तो मैंने कहा हेड मास्टर जी आप वो लिखिए तो सही, हमें कुछ लिख के तो दीजिए क्यों कारण नहीं आ रहे। तो वो लिख के दिया, तो हमने शिक्षा अधिकारी को दिया कि हमारी स्कूल में टीचरों की कमी है, उनकी पढ़ाई कम हो रही है। आज उसमें 25 टीचर है और जो 10वीं थी आज इंग्लिश मीडियम बन चुकी है। तो मैं इतनी खुश हूँ कि आज इस मंच में मेरे को बुलाया गया 2015 के बाद में, और सब 9 साल के बाद मैं सभी को देख रही हूँ। ये फेलोशिप चुना कि मैं चाहती हूँ कि और भी आगे इसको लेके जाए। मेरा भी बाल विवाह ही हुआ है और हमारे परिवार में मैंने शुरू से बचपन से यही सीखा था कि महिलाओं को सिर्फ घर गृहस्थी देखना है, उनको कहीं बाहर निकलना, अच्छे कपड़े पहनना, बाहर घूमना फिरना, ये सब हमारे पाबंदी है। एक पुरुष प्रधानता जो है, मैंने अपने मम्मी को भी वैसे ही उस परिस्थितियों में देखा है कि वो हमेशा एक दबी हुई सी, ना कभी अपनी आवाज़ उठाती थी, ना अपने पति से कभी बोलती थी, ना अपने घर वालों से, उनके साथ मेरे दादा दादी जो थे उनसे बात रखती थी। तो मैंने उनकी ज़िंदगी वैसे देखी, फिर मैं ससुराल आई तो मैंने अपनी ज़िंदगी भी वैसे ही देखी। मैं 10वीं पढ़ी थी और मुझे लगा कि बस 10वीं के आगे हमारी महिलाओं की कोई शिक्षा नहीं है, हमें सिर्फ घर का चूल्हा चौका और घर परिवार का काम, इससे आगे हमें कभी नहीं बढ़ना है। लेकिन जब मैं 2019 में GLDP परिवार से जुड़ी, मुझे जिन लोगों ने इस परिवार से जोड़ा, उनसे लगा कि आज तक का जो मेरा सफ़र है वो मेरे लिए बिल्कुल एक मेरा जो काया पलट जैसे मैंने बताया था वैसा है। मैं खुद पढ़ी, मैं खुद बाहर निकली, मैंने अपने बच्चों को, मेरी 2 बेटियां हैं, हमारे परिवार में अभी भी मुझे वही सुनने को मिलता है कि तेरा क्या होगा, तेरा क्या भविष्य है, तुझे कौन तेरी ज़िंदगी में तेरी कौन सेवा करेगा, आप लोग कैसे अपना जीवन बिताओगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैंने जो देखी अपनी ज़िंदगी मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगी, उनको पढ़ाऊंगी। तो आज भी मेरे परिवार में जब मुझे इस परिवार का जितना सपोर्ट मिला, मुझे अपने अधिकारों के प्रति जानकारी मिली, मैंने आज BA करी और मेरी बच्ची जो आज यहाँ पहले हॉस्टल में पढ़ी और मैंने पूरा अपने घर परिवार वालों से लड़ के, उसके पापा को अभी तक ये नहीं पता है कि बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती है, उसका कौन सा स्कूल है। मुझे सीमा जी और सतीश जी ने जो मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे फॉर्म भेजा कि ये फॉर्म है और अपने यहाँ से जो SC ST की बच्चियाँ हैं वो विदेश पढ़ने जाएगी। तो मैंने उस फॉर्म को देखा नहीं, मैंने कहा मैं जब 10वीं पढ़ के यहाँ आई तो मुझे यही सिखाया कि घर का चूल्हा चौका करना है, तो मेरे बच्चों को क्या है, ये तो ये बस 10वीं 12वीं से आगे कुछ नहीं कराएंगे। लेकिन मैंने घर परिवार वालों से खिलाफ जाके इनका जो सपोर्ट मिला कि मैंने आज संस्था में काम किया। जब मैं ही जागरूक नहीं होंगी तो मैं अपना घर परिवार जब इसको इन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकालूंगी तो मैं समाज को कब बदलूंगी। तब मैंने अपनी बच्ची को बांग्लादेश पढ़ने के लिए भेजा और 5 साल तक भेजा है। 5 साल से वो आएगी। विचारधारा में जो बदलाव आया है कि मैं आज सक्षम हूँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए। ना मैं अपने पति पे निर्भर हूँ, ना अपने घर परिवार पे निर्भर हूँ। तो मैं उस परिस्थिति से बाहर निकली हूँ। ये इस परिवार की देन है और इस परिवार से मैंने सब कुछ सीखा है। एक परिवार का सपोर्ट लेके उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव किया है, लेकिन वहाँ तक वो सीमित नहीं है। अरुणा जी का ये जो है खासियत जो मुझे लगती है कि अपने जो प्रश्न हैं और छोटा प्रश्न को सॉल्व करने का जो तरीका है वो उन्होंने काफ़ी लोगों तक लिया। उन्होंने एक बड़ा संगठन महिलाओं का बनाया है और जो निजी एहसास उनका था, जो निजी तौर पे वो समझती थी कि अंधेरे में मैं रहती थी, वो एहसास उन्होंने बाकी बहनों को भी दिया, संगठनात्मक जो महिलाएं हैं उनको दिया और महिलाएं का एक बहुत अच्छा संगठन वो अभी चला रही। जैसे उन्होंने अपनी फैमिली में कुछ तौर तरीके तोड़ने का प्रयास किया, वैसे ही वो कम्युनिटी में भी, उनके समूह में भी कुछ तौर तरीके बदलाने का, तोड़ने का प्रयास कर रही है। इसके लिए धन्यवाद, बहुत प्रेरणादायी है। थैंक यू। अभी हमारी इसमें सबसे छोटी जो है मतिया से मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी। मेरा नाम मतिया है और आपको भेदभाव के बारे में तो अब मैं क्या ही बताऊँ। मेरा तो जन्म से ही भेदभाव हुआ है। हमारे घर में 6 बेटियां हुई थी
कोई लड़का नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मेरा नाम रखा गया था मतिया, मतलब बेटी तू मती है, इसीलिए मेरा नाम मतिया रखा गया था। अभी हम 3 बहनें हैं, 3 बहनें नहीं रही, 2 बहनें ससुराल जाती है, मैं यहीं पे हूँ। मेरा एक भाई है अभी छोटा सा, और जब मैंने 12th पास की थी, जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण उनकी मेमोरी चली गई थी, जिसके कारण मुझे 4 साल स्कूल में मैं पढ़ाई आगे नहीं कर पाई, और मेरी मम्मी का भी एक पैर 2 बार टूटा हुआ है, जिसकी वजह से अब मतलब घर को संभालने वाले कोई है नहीं। फिर मैं ही थी, मेरा खुद का बाल विवाह हो रखा था, मुझे 9th क्लास से इतना मानसिक तौर पे परेशान किया जाने लगा कि नहीं अब घर का काम सिखाओ ससुराल भेजो, घर का काम सिखाओ ससुराल भेजो। इस चक्कर में मेरे को वो जो बाल विवाह का जो शब्द था, मुझे इतनी भयंकर उससे नफरत हो गई कि मैंने वो बाल विवाह ही तोड़ दिया। फिर मेरे को इतना चिढ़ हो गई थी कि इतना परेशान हुई है मेरी ज़िंदगी में। ऑलरेडी 4 साल इतना बड़ा दुख रहा, घर की स्थिति इतनी ख़राब थी, उसके बावजूद भी उनको ये पड़ी थी कि नहीं तुम भेजो तुम भेजो तुम। जब तुम मेरे परिवार के नहीं सोच रहे तो मैं काहे के लिए सोचूं। संविधान मंच से जब मैं जुड़ी ग्रास रूट नेतृत्व कार्यक्रम के अंदर, मैं 2021 के अंदर आई थी। हम मुद्दा लेकर आए थे चीता मेरा समुदाय में बंधुता को बढ़ावा देना। मैं एक ऐसे समुदाय से हूँ जहाँ दोनों धर्म का सम्मान किया जाता था। सच बताना चाहती हूँ, था बिल्कुल। अभी मेरे को जो दिखाई देता है ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है। इस मुद्दे को लेकर हम ग्रास रूट नेतृत्व कार्यक्रम के अंदर आए थे ताकि हम हमारे चीता मेरा समुदाय को उस चीज़ से बचा सके जो आज पूरे भारत में चल रहा है। हमारा चीता मेरा समुदाय इतना प्यार से रहता था, एक ही घर में एक भाई अगर हिंदू धर्म को मान रहा है तो दूसरा भाई मुस्लिम धर्म को भी मान रहा है, और वो साथ में रहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं। लेकिन जब हम मुद्दा लेकर यहाँ पे आए थे तब हमने भेदभाव देखा था, और उस भेदभाव का सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा था बच्चों के ऊपर। बड़ों को तो अब देखिए, मैं तो खुद छोटी हूँ तो बड़े तो मेरी बात सुनेंगे नहीं, तो ये जो भेदभाव का असर बच्चों के ऊपर पड़ रहा था, मैंने सोचा कि इन बच्चों को मैं कैसे भी करके बचा लूँ ताकि इनके ऊपर वो उस प्रकार का दबाव ना पड़े कि वो भी इस धर्म के नाम में जूझ जाए। मैं ये चाहती थी बच्चे शिक्षा के ऊपर ध्यान दें बस, इसीलिए हमने 3 गांव में संविधान सेंटर खोले थे जहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ में हमारे गांव में जो भेदभाव होता था, जो ये धार्मिक भेदभाव, धर्मनिरपेक्षता को, सबसे बड़ा मेरा काम था धर्मनिरपेक्षता को समझाना। किशोर किशोरियों के अंदर जो संविधान से जुड़ा मौलिक अधिकार है धर्मनिरपेक्षता, मैं बस इतना सा सोचती थी वो उनके अंदर उतर जाए बस। और बच्चे पे किसी भी प्रकार, वो किसी भी धर्म को माने तो स्वयं अपनी मर्जी से माने, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं किया जाए। क्योंकि आज मैं जो ज़िंदगी जीती हूँ ना, मैं खुले दिल से कहना चाहूँगी, मैं किसी भी धर्म को मान सकती हूँ, मैं किसी भी धर्म को ना मानूँ, ये मेरी मर्जी है। मैं एक ऐसी ज़िंदगी में खुशहाल सी ज़िंदगी जीती हूँ, मेरे पे किसी का कोई दबाव नहीं है। लेकिन मैंने दबाव देखा। संविधान सेंटर के अंदर हमने ये किया कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में हमने संविधान को पढ़ाना शुरू किया। संविधान के मौलिक अधिकारों के ऊपर महिलाओं को बुलाया, महिलाओं के साथ में बात की। पहले ये वक्त था कि हम जो भी मुद्दे पे किसी पे बात करते थे वो हम संविधान सेंटर के अंदर ही करते थे, क्योंकि हमें भी डर लगता था, क्योंकि मेरा मुद्दा बहुत खतरनाक वाला लगता है मेरे को, इसीलिए संविधान सेंटर के अंदर ही बात करते थे। हम जितने भी किशोर किशोरियाँ थे बात वहीं पे रुकते थे, ग्रुप में पहले चर्चा करते थे। लेकिन आज ऐसा वक्त आया है, मैं 2021 में आई थी यहाँ पे, और आज रेगुलर मेरा समुदाय है, मैं उसको सुधारना चाहती हूँ, इसीलिए मैं उस मुद्दे पे काम करती हूँ। मैं अब आज ऐसा दिन आया है कि 2 से 3-4 बार हो गया, जो भी मुद्दा, जिस भी प्रकार का कोई भेदभाव होता है, हम उसे पूरे गांव के सामने रखते हैं, भले कोई कुछ भी बोले, हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। बोलेंगे, मैंने ये चीज़ जानी है, जब मैं बाहर निकलना सीखी थी तब से मैंने एक चीज़ जानी है कि लोग तो बोलेंगे, बोलने दो। मैं तो यहाँ पे भी आई हूँ ना, अभी 2 बातें पीछे बनती होगी, मैं क्या करूँ। मैं खुद कहूँगी, मेरे आसपास की औरतें हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेटी कैसे बाहर निकल रही है उसके ऊपर पूरी नज़र रखते हैं। लेकिन वो आसिफ आया हुआ है मेरा भाई, उसने कहा था तू अकेली नहीं जाएगी, मैं तेरे साथ चलूँगा। मैं बहुत बड़ा शुक्रिया कहना चाहूँगी मेरे भाई का। एक्चुअली मतिया जो काम कर रही है, चीता मेहरा समूहों के साथ जो काम कर रही है, और धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा उन्होंने सबसे अहमियत पे रखा है, अहम रखा है, तो इसकी तो बहुत ज़रूरत है, हम सब जानते हैं। और वो बता रही थी कि संविधान वर्ग में आने वाले बच्चे जो है, वो उनमें से बहुत सारे बच्चे कैसे किसी भी धर्म को नहीं मान रहे थे, और वो क्या बात कर रहे, तो वो एक आशा है
मैं सीकर पढ़ाई करता था। मेरे गांव से बहुत ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, गांव दूर ढाणी है, और उससे मैं पैसे का अभाव था, तो इसलिए डोनेशन के ऊपर मैं एक प्राइवेट संस्था के अंदर में नर्सिंग में मैंने दाखिला ले लिया। वो कॉलेज एक ऐसे व्यक्ति का था जो कि अपर कास्ट जिसको बोलते हैं, उनके पास धन होता है, मानसिकता उनकी शेड्यूल कास्ट के प्रति अलग होती है। तो उनका ये कहना था कि आपने जो छात्रवृत्ति ली है, तो जिस तरह से हम आपको कहेंगे वो आपको काम करने पड़ेंगे। इस तरह के काम हमसे करवाए जाते थे, और इस चीज का साक्ष्य पूरा कॉलेज है उस वक्त का। जब मैं वहां पर पढ़ाई किया करता था तो हमसे बाथरूम साफ करवाए जाते थे, क्योंकि मैं दलित था और स्कॉलरशिप बेस पे मैं पढ़ रहा था। हमसे कॉलेज के अंदर हमें लास्ट बेंच के ऊपर बैठाया जाता था, गंदा जो होता है उसको साफ हम नहीं करेंगे, और हम सवाल खड़ा करने शुरू कर दिया मैंने इसमें। तो हुआ क्या, मुझे 3-4 बार उस कॉलेज में इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया, मारा गया। मुझे पूरे कैंपस में, पूरे कॉलेज के सामने मुझे मुर्गा बना के मारा गया। मुझे 1 घंटे तक मुर्गा धूप में बनाए रखा, और पूरी भीड़ के सामने मुझे जलील किया गया कि तुम्हारी यही औकात है। यहाँ तक कि भी मैं यहाँ पर आप सब लोगों के बीच में कुछ शब्दों का भी मैं आप कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जाति सूचक शब्द मेरे वंश के ऊपर, मेरे अस्तित्व के ऊपर इस तरह के सवाल उठाए उन्होंने कि तुम्हारा वास्तविक खून हो तो आप ये करके दिखा दो, आप तुम्हारे माँ बाप का असली बीज हो तो आप कुछ करके दिखाओ, और आपको यहाँ पर इसी तरह से सहना पड़ेगा। उस वक्त मैंने बहुत से सामाजिक संगठन के पास गया और मैं बोला कि मेरे साथ इस तरह से अत्याचार हो रहा है, आप मेरी मदद करिए। बहुत सी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के पास में गया कि मेरे साथ इतना बड़ा एट्रोसिटी हुई है, अत्याचार हुआ है, आप मेरी मदद करिए। लेकिन सबने बात की, लेकिन कोई लड़ने वाला, बहुत ज्यादा खुलकर मुझे उसमें न्याय दिलाने वाला व्यक्ति नहीं मिला। इसी के चलते चलते सीडीआर दलित अधिकार केंद्र में मैं मेरे शुभचिंतकों के माध्यम से, किसी सोचने वाले के माध्यम से, एक मैडम है उनके माध्यम से आया, और वहां पर आया तो मेमरोड साहब जो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे पहला शब्द ये कहा था। वो बहुत बुजुर्ग थे, हाथ उनके थोड़े हिलते थे, सुनता कम था। उन्होंने मुझे एक शब्द कहा कि हम तुम्हारे लड़ेंगे, क्या तू भी लोगों के लिए लड़ेगा, ये तुझे लड़ना पड़ेगा। उस बुढ़ापे में उन्होंने जो जोश मुझे दिया, वो जोश मुझे अब भी याद है कि मैं बेंच के ऊपर सामने बैठा था और मुझे उन्होंने कहा कि गीगराज तुझे लोगों के लिए लड़ना है, तेरी लड़ाई हम लड़ेंगे। उस वक्त मैंने ये जरूर ठाना, मैं लोगों के पास गया न्याय की उम्मीद लेकर, मुझे मदद नहीं मिली, लेकिन उनकी वजह से मुझे वो अपने आप से मैंने वादा किया कि गीगराज तुम्हारे लिए लोग लड़े या नहीं लड़े, तुम्हारे लिए कोई संगठन आवाज उठाए या नहीं उठाए, तुझे इस तरह के लाखों लोगों की आवाज उठानी है और पीड़ित नहीं, अब लीडर बन के दिखाना है। इसके बाद मैंने राजस्थान में जो भी मुद्दे उठाए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि राज्य सरकार की कानों से वो दूर रह जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस एक आवाज के ऊपर हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग नहीं उतरे हो और शासन प्रशासन को नहीं झुकना पड़ा हो। वो आवाज सिर्फ गीगराज की नहीं होती है, वो गीगराज जोड़ली की आवाज नहीं होती है, वो आवाज आप सबकी होती है। शोषण के खिलाफ आवाज होती है, भेदभाव के खिलाफ आवाज होती है। ये मैंने चीज ठानी है और बहुत से लोग हैं। अब मैंने आगे इसको इस तरह से जोड़ के लेकर चल रहा हूं। मैं मुद्दे आधारित हम लड़ाइयां लड़ते हैं। मैंने ये ठाना कि मुझे जिन लोगों का सहयोग मिला है, सीडीआर के माध्यम से मैं कोरो में आया। कोरो में आने के बाद भी मैं आज ईमानदारी से आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि आप सब लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। मैं कोरो की मीटिंग में बैठ के ये कहता था कि ये मीटिंग वीटिंग मत किया करो, कुछ लेना देना नहीं है, आंदोलन किया करो, धरने किया करो। मेरी सोच ऐसी थी, लेकिन वास्तव में मैंने ये चीज जानी है कि पहले चीजें कागज पर छपती हैं, फिर वो नक्शे पर बनती हैं और फिर पूरे राज्य के अंदर चीजें जाती हैं। उसी तरह से जो मीटिंग होती है कोरो की, उसके अंदर लीडर के अंदर लीडरशिप के गुण डाले जाते हैं, और वो लीडरशिप में गुण ऐसे डाले जाते हैं कि वो लीडर उन मूल्यों से समझौता नहीं कर सकता। मैं आपको खुले मन से बताना चाहता हूं, मैं आज इतना लड़ता हूं इस वजह से कि मुझे ऐसे लीडरशिप के गुण दिए गए। मेरे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, मैं अर्थबल से जूझता हूं, मैं सरकारों से जूझता हूं, मैं ब्यूरोक्रेसी से जूझता हूं, लेकिन मैं जब ये देखता हूं कि मैं समझौता कर लूं, उस वक्त मुझे याद आता है कि जो 1000 लोग गीगराज तुझे नेता स्वीकार करते हैं, तुझे लीडर स्वीकार करते हैं, उन लोगों को तू जवाब क्या देगा। इसलिए मैं मेरे मूल्यों के ऊपर अडिग रहता हूं, वरना हर तरह से घिरता मैं भी हूं। 2-3 चीजें इसमें उभर के आती है। एक तो है सबने बात की तो वजूद की बात,
सबने आइडेंटिटी की बात की, जो हर एक का ये कहना था कि ये मैं अंधेरे में कि ऐसा मुझे महसूस हुआ, या मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो ये नहीं कर सकती या कर सकता, ये तो मुझे सहना ही है। जो भी लोग बोलते हैं उसको मुझे मानना है, अपनी बात नहीं रखनी है। जो मतिया बोल रही है, सब लोगों ने यही बताया कि वो एहसास की बात है, अपने अंदर होने वाला जो एहसास है, अपने अंदर होने वाली जो ताकत है, उसके एहसास की बात है, जो ये सब लोगों ने उस पर गौर किया है और हमें बताया है अलग अलग शब्दों में। तो ये बात सबसे महत्वपूर्ण, इस जो प्रक्रिया, कोरो एक नाम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि ये लीडरशिप संवरने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का सबसे अहम भाग ये है कि मुझे मेरी अंदरूनी ताकत का एहसास होना, और मैंने खुद ऐसा प्रयास कर रहा कि वो ताकत बढ़े, वो और निखारे, वो और ज़्यादा लोगों तक जाए। और जैसे गिगराज बोल रहे हैं कि सिर्फ मेरे, सबने कहा, आप सबने कहा, जैसे आपने भी जब संगठन बनाया तो मेरे तक वो सीमित नहीं है, उसका और बड़ा एक्सटेंशन, वो और लोगों तक उसको जाने की जरूरत है। दूसरा मुद्दा मुझे लगता है, हर कोई एक संघर्ष से गुजर चुका है, हर कोई, चाहे वो आपसे, और मैं आज यहाँ पे बैठी हूँ तो इन सब के साथ में एक बहुत प्रचंड मात्रा में आशा है मेरे दिल में। बहुत ऐसे लगता है कि हाँ, सुकून है दिल में, अभी आशा है और लग रहा है कि कुछ आसार बदलने के दिखते हैं। और जब हम सब मिलके प्रयास करेंगे, आज का ये एक छोटा मौका है कि 8 साल में हमने इतना काम किया है, हर एक ने अलग अलग काम किया है, चलो इकट्ठा आते हैं, देखते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, अपना ही हौसला बढ़ाते हैं। लेकिन इन सब की बातों से जो सामने उभर के आ रहा है वो होप है, वो आशा है, वो बदलने के आसार है। और इसी बहुत गंभीरता और सॉलिड अंदर वाली जो बात है, वो उसके साथ हम इस सत्र को समाप्त करते हैं। बहुत ही शांतता से इनको सुना, सराहा भी वो जो काम कर रहे हैं, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। अरे ना ही गीता बाइबल ना कुरान से भारत चलेगा संविधान